Hello everyone, welcome back to Ganeshala YouTube channel. Myself Babri Rajput. So in this video we are going to solve the exercise question for the chapter Structure of Atom. Part 1 हमने already solve कर रखा है, वीडियो अपलोडेड है. So अगर आपने नहीं देखा है so do watch it. And इस वीडियो में हम part 2 को solve करेंगे. So starting from the question number 11. Question number 11 क्या है? The average atomic mass of a sample of element X is 16.2. मतलब हमें किसी सैंपल का एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है. What are the percentage of isotopes X816 and X818 in the sample? मतलब हमें जनरली पहले क्या पूछा जाता था? एवरेज एटॉमिक मास, है ना. हमें परसेंटेज गिवन होते थे आइसोटोप्स के एंड दे आस्क अस अबाउट द एवरेज एटॉमिक मास. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एवरेज एटॉमिक मास इज ऑलरेडी गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स प्रेजेंट. मतलब ये वाला जो आइसोटोप है वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, एंड दिस आइसोटोप ये कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है. ठीक है, सो देखते हैं. सो हमने क्या किया है, हमने ये जो एलिमेंट या हमारा ये जो आइसोटोप है इसको ए परसेंटेज मान लिया, क्योंकि हमें इसका परसेंटेज तो पता नहीं है. जैसे हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं ना, जब हमें किसी की वैल्यू नहीं पता होती तो हम उसको एक्स वाई मान लेते हैं. तो हमने इसको ए परसेंटेज माना है. हमें क्या करना है, इन दोनों का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है कि ये कितनी मात्रा में प्रेजेंट है नेचर में और ये कितनी मात्रा में प्रेजेंट है. सो हमने लेट कर लिया, हमने कहा कि दिस आइसोटोप दैट इज X816 इज प्रेजेंट, कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, ए परसेंटेज में. एंड द सेकेंड वन इज X818, ये कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, 100 माइनस ए. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना 100 माइनस ए क्यों किया है, राइट. देखो ये अगर ए परसेंटेज हमने मान लिया, टोटल परसेंटेज हमारा 100 होता है, तो वट एवर विद द परसेंटेज ऑफ ए उससे ही तो माइनस करेंगे, राइट, तभी हमारा उतना परसेंटेज ये निकल आएगा. ठीक है, सिंपल मैथ्स है, इसमें कुछ नहीं है, मैथ्स ही लगानी है. ठीक है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए फिजिक्स का, सॉरी केमिस्ट्री का, एंड देन आपको सिंपली मैथ्स यूज करनी है. सो हमने फॉर्मूला लगाया एवरेज एटॉमिक मास का, आइसोटोप्स के एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला यही होता है. यहाँ पे हम क्या रखते हैं, यहाँ पे हम मास रखते हैं आइसोटोप का. तो हमने पहला आइसोटोप ये लिया है, तो इसका मास क्या है, दिस वन. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका एटॉमिक नंबर, दिस रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास, है ना, राइट. तो 16 यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई करते हैं जितने परसेंटेज में वो आइसोटोप प्रेजेंट होता है, तो हमने ए परसेंटेज माना है. ठीक है, तो ए अपॉन 100. आप बोलते हो ना मेरे 86 परसेंटेज आए, तो 86 को कैसे, 86 परसेंटेज को कैसे लिख सकते हो, 86 अपॉन 100, राइट. तो मैंने अगर इसको ए परसेंटेज माना है तो मैं इसको ए अपॉन 100 लिख सकती हूँ. ठीक है, सिंपली मैथ से और कुछ नहीं है. फिर प्लस करेंगे और दूसरे आइसोटोप का मास रखेंगे, दैट इज योर 18, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे उसके किससे, परसेंटेज से, दैट इज 100 माइनस ए अपॉन 100. देन आपको सिंपली सॉल्व करना है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. एवरेज एटॉमिक मास की मैंने वैल्यू लिख दी है, दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 16.2, राइट. फिर हम सॉल्व कर लेंगे इसको, 100 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड हमारा ए आ जाएगा, दैट इज 90. तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं छोड़ना बच्चे. ठीक है, बच्चे यही गलती करते हैं कि क्वेश्चन हो गया चलो आगे बढ़ते हैं. ये आपका क्या निकला है, जो ए है ये आपने क्या माना था, ए माना था आपने एलिमेंट हमारा या आइसोटोप 816. तो ये जो ए 90% निकला है, तो ये किसका मास निकला है या किसका परसेंटेज निकला है, दैट इज योर आइसोटोप 816. लेकिन हमें दूसरे आइसोटोप का भी क्या करना है, परसेंटेज निकालना है. तो दूसरे आइसोटोप का परसेंटेज हमने कितना माना था, 100 माइनस ए, है ना. सो ये कितना आ जाएगा हमारा, 100 माइनस ए कितना है, 90, तो दैट विल बी 10%. मतलब हमारा जो फर्स्ट आइसोटोप है X816 that is present in 90%, and the second isotopes that is X818 वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, 10% में प्रेजेंट है. ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर को निकाल लेंगे. तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था. तो अगर आपसे एवरेज एटॉमिक मास या आइसोटोप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये दो फॉर्मेट से ही बन सकता है. एक तो हमने सॉल्व कर लिया था प्रीवियसली, और एक इस तरीके से. ठीक है, मतलब क्या है, या तो वो आपसे पूछ लेंगे एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए, उस टाइम ये आपको परसेंटेज देंगे क्वेश्चन में, या तो वो परसेंटेज पूछ लेंगे. ठीक है, तो ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है. Now the question number 12 is if z is equals to 3. अब z क्या होता है, z किसका सिंबल होता है, z आपका सिंबल होता है एटॉमिक नंबर का, है ना. हमने 1 to 20 एलिमेंट्स पढ़े थे, तो z इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर. तो अगर किसी एलिमेंट का z 3 है तो हमें बताना है कि इसकी वैलेंसी क्या होगी एंड उस एलिमेंट का नाम भी बताना है. अब आप नाम तभी बता सकते हो एलिमेंट के जब आपको 1 to 20 सीक्वेंस वाइज एलिमेंट्स याद होंगे. ठीक है,
So Z is given 3. They are asking for what? They are asking for valency. तो मैंने आपको बताया था valency के कुछ फॉर्मुलेज भी होते हैं, वो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स एसोसिएट करके लिखते हैं, ठीक है। लेकिन फिर उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा नॉन मेटल, तो आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा। सो मैंने एक ट्रिक बताई थी किस तरीके से आप वैलेंसी है वो लिख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। सिंस द एटॉमिक नंबर इज 3, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 प्रेजेंट होंगे क्योंकि न्यूट्रल एटम है, और न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हो जाते हैं? एटॉमिक नंबर के, ठीक है। सो डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप थ्योरी वीडियो देख सकते हो, वहां पे आपके सारे डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज योर K शेल, दिस इज योर L शेल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इलेक्ट्रॉन का, इसमें 2 आ जाएंगे। इसमें 2 ही क्यों फिल किए? क्योंकि K के पास K की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही अपनी शेल में रख सकता है, ठीक है। 2 से ज्यादा कभी K शेल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो 2 हमने K में भर दिए। अब स्टिल वी हैव द 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, तो वो किस में आएगा? नेक्स्ट शेल में, दैट इज L, ठीक है। तो क्या होता है कि हर एलिमेंट को चाहिए होता है कि वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करे, वो स्टेबल रहे, और स्टेबिलिटी के लिए 2 ही चीजें हो सकती हैं। अगर वो K शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, बाकी L, M या N किसी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो मैक्सिमम 8, क्योंकि देखो K की क्या है, K की इतनी औकात है कि वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को ही फिल कर सकता है, लेकिन L, M, N कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 8। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जितने होंगे वो एलिमेंट स्टेबल कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये L शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1, ठीक है। आउटरमोस्ट शेल हमें देखनी होती है वैलेंसी के टाइम। अब इस L शेल के पास 2 रास्ते हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो हमारी L क्या बन जाएगी? 8, जो कि क्या आ जाएगी? स्टेबल कन्फिगरेशन में। या क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी तो L के पास 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो हमारी K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2, दैट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अगेन स्टेबल कन्फिगरेशन। सो नाउ कभी भी कोई भी एटम ना तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ना ही तो लूज कर सकता है, तो ये वाला केस तो कभी नहीं बनेगा। इस एटम के लिए सबसे आसान चीज होगी कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है। और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव का साइन आता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप वैलेंसी लिखते हो तो प्लस माइनस जरूर लिखो। इवन अगर आप प्लस माइनस नहीं मेंशन करोगे, आपका आधा मार्क्स वही डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। So since the element will lose 1 electron, so its valency will be +1. And element name क्या हो जाएगा? लिथियम। लिथियम होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। फर्स्ट हाइड्रोजन होता है, देन हीलियम, देन लिथियम, देन बेरिलियम, बोरोन, ठीक है। सो आपका थर्ड कौन सा हो गया? लिथियम। Now the next question is composition of nuclei of 2 atomic species X and Y. हमें 2 स्पीशीज दे रखी, हमें नाम नहीं बताए गए, X and Y उन्होंने मान लिया उसको, और उनके क्या गिवन है? उनके न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट, अच्छा न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में हमारे न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स। वाइल जो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, वो शेल्स में रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का नंबर हमें गिवन है। मतलब जो एक्स स्पीशीज है उसके पास 6 प्रोटॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन्स है ना। लेकिन जो वाई स्पीशीज है उसके पास 6 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स है। अब आप अगर इसको देख रहे होगे ध्यान से तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इन दोनों स्पीशीज में प्रोटॉन की संख्या सेम है। और प्रोटॉन किसका रिप्रेजेंटेशन होते हैं? प्रोटॉन रिप्रेजेंटेशन होते हैं एटॉमिक नंबर का, ठीक है। सिंस इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो इनका मास नंबर डिफरेंट होगा। मास नंबर कैसे निकालते हैं? मास नंबर का फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस कर दो, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं एक्स स्पीशीज का मास नंबर कितना आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्पीशीज का मास नंबर आएगा 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन्स है इसमें, तो इसका मास नंबर 12 आ जाएगा। और वही मैं बोलूं मास नंबर वाई स्पीशीज का कितना आ जाएगा? 6 प्रोटॉन है, या 6 प्रोटॉन है लेकिन 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 14, राइट। सो इसमें आपको मास नंबर डिफरेंट दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे आइसोटोप्स के एग्जांपल्स। आइसोटोप्स यही तो होते हैं ना। आइसोटोप्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका क्या होता है? मास नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर इज सेम। तो ये आइसोटोप की एग्जांपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखते हैं हम। सबसे पहले मास नंबर हमें निकालना है, वो हमने निकाल लिया। रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में? तो ये दोनों आइसोटोप्स हैं। और किसके आइसोटोप्स हैं? कार्बन के। सो देखते हैं, मास नंबर हमने पहले निकाल लिया था, ठीक है। रिलेशन क्या है? दोनों कार्बन के आइसोटोप है। आपको 1 to 20 जितने भी आइसोटोप्स हैं आपके, बेसिकली हाइड्रोजन के, कार्बन के, या जितने भी एलिमेंट है वो आने चाहिए। तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं C612 एंड C614, ठीक है। दिस इज द रेडियो एक्टिव कार्बन। अब हमें क्या करना है? इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है।
Statement number 1 is J.J. Thomson proposed that the nucleus of an atom contain only nucleons. So this statement is actually false. जो हमारे J.J. Thomson थे उन्होंने क्या किया था, एक तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, दूसरा उन्होंने मॉडल दिया था. इनके मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, राइट. एंड अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल इन्होंने ये बताया था कि किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है. कहीं ना कहीं इनकी डिस्कवरी मॉडल पे और एक इलेक्ट्रॉन पे लिमिटेड रह गई थी, लेकिन इन्होंने कुछ भी न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉन्स के बारे में नहीं बताया था. सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली फॉल्स. Statement number B is a neutron is formed by a electron proton combining together, therefore it is neutral. No, this statement is actually false. Reason being, the statement is false. रीजन बीइंग, आपके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज ऑल स्पीशीज आर इंडिपेंडेंट. ऐसा नहीं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मिलने से आपका न्यूट्रॉन बन गया. नो, नेवर. न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सबकी अपनी अपनी अलग आइडेंटिटी है, कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. दे ऑल आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन. दिस इज ट्रू, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर द लाइटेस्ट पार्टिकल्स इन एन एटम. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास आपका कितना होता है? इट वाज अबाउट 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs, while the mass of proton was it was 1.6 something into 10 to the power minus 27 kgs, है ना. So yes, what they are saying, the mass of electron is कितना कम है? 1/2000 times the mass of protons. So that is true. And an isotope of iodine is used for making tincture iodine, which is used as a medicine. This is also true. And the name of the isotope is iodine 126 or 127 है, I don't remember. But somehow इन दोनों के बीच में, आपको आइसोटोप का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, but statement is true. ठीक है. नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस है 15, 16, 17. 3 क्वेश्चंस है, उनमें आपको क्या करना है, जो सही ऑप्शन है उसके आगे टिक लगाना है, जो गलत है उसके आगे क्रॉस लगाना है. So question number 15 we have Rutherford alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of. रदरफोर्ड के जो रदरफोर्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मॉडल दिया था, दैट वाज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो उससे उन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की थी? दैट इज एटॉमिक न्यूक्लियस, है ना. वी ऑल नो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होती है एटम में, या न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस सेंटर पे प्रेजेंट होता है. ये सब किसने बताया था? ये सब बताया था रदरफोर्ड ने थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट नेम्ड एज द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट. सो दिस स्टेटमेंट, आई मीन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, डी भी गलत है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर. आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चे? मैंने क्या बताया था आइसोटोप को याद करने का तरीका? इस तरीके से आप लिख लो. आइसो मीन्स होता है सेम, जहां भी आइसो लिखा वहां मीन्स सेम होता है. टोप्स का पी ले लो, पी मतलब प्रोटॉन. ठीक है. एंड किसी भी एटम में प्रोटॉन किसका रिप्रेजेंटेशन होते हैं? एटॉमिक नंबर का, है ना. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है. तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है. और मास नंबर उनका डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन्स की संख्या उसमें डिफरेंट होती है. ठीक है. सो इसमें ऑप्शन क्या होगा? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी. क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स बनते ही इस वजह से हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या थोड़ी अलग हो जाती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन माइनस आयन इज. ये सही से लिख लेना, Cl माइनस इस तरीके से लिखते हैं, टाइपिंग एरर है. तो इसमें आप बहुत ज्यादा गलती करोगे, इवन आप सही आंसर भी निकाल लोगे तब भी गलत करनी, तब भी हो सकता है कि आप गलत कर सकते हो. ठीक है. सो इसको कैसे बनाना है आपको? देखो, सबसे पहले तो आपको इसका नंबर पता होना चाहिए, उसके बिना आप नहीं लिख सकते. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. सबसे पहले न्यूट्रल एटम की कन्फिगरेशन लिख लो. कैसे लिखेंगे? KLMN. K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ठीक है. बाकी इलेक्ट्रॉन L में 8 मैक्सिमम आ सकते हैं, M में भी 8 आ सकते हैं. तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 + 8 10. और अभी कितने बचे हैं और इसमें रखने के लिए? दैट इज 7. तो हम इसमें 7 रख लेंगे. ठीक है, राइट. अब ध्यान देना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा गया बच्चे, राइट. ये तो हमने न्यूट्रल एटम की क्या कर ली? कन्फिगरेशन बना ली. लेकिन हमें क्लोरीन माइनस की बनानी है. क्लोरीन के ऊपर माइनस लगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इस पे सिर्फ सिंगल माइनस का साइन लगा हुआ है. इसका मतलब ये है कि क्लोरीन के ऊपर क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन आया है, किसी ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है क्लोरीन को, और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन क्या किया है? एक्सेप्ट कर लिया.
तो जो कन्फिगरेशन इसकी 287 थी वो अब क्या हो जाएगी 288, राइट। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 18, लेकिन ये आपको गलती नहीं करनी क्योंकि ऑप्शन भी 18 गिवन है। They are not asking the total electron. If they are asking about the total electrons, then you can just answer it. That is 18. But they are asking about the valence electron. What are the valence electron? Valence electrons वो होते हैं जो सबसे outermost shell में, सबसे बाहरी shell में present होते हैं. बाहरी shell कौन है यहाँ पे M, तो उसमें कितने electrons present है 8. So your option is 8. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम. तो कन्फिगरेशन आपको लिखनी है तो उसका नंबर आना चाहिए. सोडियम का होता है 11, शेल होगी KLMN, K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में 8 आते हैं, तो 2 + 8 10, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 11 भरने हमें, तो अभी एक और इलेक्ट्रॉन बचा तो वो हम M में भर देंगे. ठीक है. सो इसकी कन्फिगरेशन हो जाएगी 281. डी ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है. ठीक है. आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. कंप्लीट करनी है आपको ये टेबल. तो ध्यान से समझते हैं. इसमें सबसे पहले आपको 2 पॉइंट्स आने चाहिए. एक तो आपको मास नंबर निकालने का तरीका आना चाहिए. देखो मास नंबर इज नथिंग, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स जस्ट अटोमिक नंबर. अटोमिक नंबर को ही हम मास नंबर बोल देते हैं. किसी भी एटम का, आई एम सॉरी, अटोमिक मास, किसी भी एटम का मास कितना है, वो कितना भारी है, दैट इज मास नंबर. और इसका फॉर्मूला होता है कि उस एटम में जितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उनको प्लस कर दो तो आपको मास नंबर आ जाएगा. ठीक है. सेकेंड आपको ये आना चाहिए कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि उस एटम में प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है. ठीक है. और अगर वो एटम न्यूट्रल होगा, और इस केस में हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होगा. ठीक है. राइट. एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, लेकिन अगर एटम न्यूट्रल होता है तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होगा. सो दिस थिंग यू शुड नो. अब हम भरते हैं टेबल को. बहुत सिंपल है ये. देखो एटॉमिक नंबर इज 9. अभी हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है. ठीक है. सो हम क्या करेंगे, जहां प्रोटॉन लिखा वहां भी 9 लिख देंगे और जहां इलेक्ट्रॉन लिखा वहां भी 9 लिख देंगे. है ना. मास नंबर आपको निकालना है बच्चे, आप निकाल लोगे. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस कर दो. तो न्यूट्रॉन्स आपके कितने हैं 10, प्रोटॉन कितने हैं 9, तो 10 + 9 19. है ना. अब आपको एटॉमिक स्पीशीज बतानी, मतलब नेम बताना एटॉमिक स्पीशीज का. तो आपको इसके लिए क्या आना चाहिए, आपको याद होनी चाहिए 1 to 20 पीरियोडिक टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 9th नंबर होता है आपका फ्लोरीन का. ठीक है. आपको क्या देखना है, एटॉमिक नंबर देखना है, तो फ्लोरीन हो जाएगा आपका. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका एटॉमिक नंबर 16 है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 16 हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 16 हो जाएंगे. लेकिन इसमें आपको क्या निकालना है बच्चा, मास नंबर इज गिवन, आपको एटॉमिक नंबर क्या है वो भी गिवन है, लेकिन न्यूट्रॉन्स निकालना है. तो देखो फॉर्मूला होता है मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन. है ना. यही फॉर्मूला होता है हमारे पास. राइट. सो न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन. इस प्रोटॉन को आप इधर भेज दोगे ना. ठीक है. तो आपका मास नंबर इसमें कितना गिवन है 32 एंड प्रोटॉन इज 16, तो आपके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 16. ठीक है. बस आपको फॉर्मूला इधर उधर करना है, मतलब वैल्यूज इधर उधर करनी है. बाकी आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला, दैट विल बी लाइक दिस ओनली. ओके. नेक्स्ट आपको इसमें एटॉमिक नंबर भी नहीं गिवन है, मास नंबर गिवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है. आपका काम बन गया. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है, उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, दैट इज 12. है ना. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो क्या करेंगे हम, एटॉमिक नंबर और क्या करेंगे हम, जस्ट अ सेकेंड, या इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें ना, तो हम क्या करेंगे, मास नंबर से माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर को, दैट विल बी 12. है ना. यही फॉर्मूला लगाया, बस हमने क्या किया, वैल्यू इधर उधर कर दी, मैथ से बाकी सब. और आपको स्पीशीज बतानी, तो एटॉमिक नंबर 12 है, तो ये किसका होता है, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम. ठीक है. नेक्स्ट आपका है दैट इज एटॉमिक नंबर आपको नहीं गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 गिवन है, तो एटॉमिक नंबर भी 1 हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 हो जाएंगे, और आपके न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2 - 1, दैट इज अगेन 1. तो ये स्पीशीज आपकी हाइड्रोजन की होगी, लेकिन ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है. ठीक है. तो मैं दोनों ही लिख देती हूँ, हाइड्रोजन की तो होगी, बट हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होगा. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. तो ये जो ड्यूटेरियम है ये वो है, कैसे पता चला, क्योंकि इसका मास नंबर 2 होता है. प्रोटियम का मास नंबर होता है 1, ड्यूटेरियम का 2 होता है, एंड ट्राइटियम का 3 होता है. ठीक है. राइट. नेक्स्ट हमारा है वो है, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, प्रोटॉन्स गिवन है 1,
एंड आपको बताना है, इसमें एटॉमिक नंबर भी 1 हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, जहां आपको न्यूट्रॉन 0 दिख जाए मतलब वो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन में भी किसकी बात कर रहे हैं, उसके पहले आइसोटोप की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रोटियम। हाइड्रोजन इज द ओनली वन जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो ये प्रोटियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ये टेबल बहुत सिंपल है, बस आपको ये 2 चीजें आनी चाहिए। आपको वैल्यू इधर उधर करनी है बस, एंड देन यू जस्ट कैन कैलकुलेट एवरीथिंग। एंड आपको 1 to 20 एलिमेंट्स के नेम भी याद होने चाहिए सीक्वेंस वाइज, राइट। सो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया, दैट जो मैंने वहां एक्सप्लेन किया था। सो यस, आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर है दैट इज कंप्लीटेड होल, एंड थ्योरी भी कंप्लीटेड हो गई है, एंड क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने सारे करा दिए हैं। So you can just watch the video, and just all the best for your exam. Take care of yourself. Thank you so much for watching this video, and if you have any doubt, just comment down in the comment section.